नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर आग लगी है और केजीएमयू की इमारत में आग लगी है। मानसिक स्वास्थ्य विभाग के भवन में यह आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सभी मरीजों को बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीर देख के यह समझा जा सकता है कि यह आग कितनी विकराल थी और देखते ही देखते कैसे ये यहां फैलने लगी। हालांकि निर्माणाधीन ये लग रहा है मकान, जो ये इस वक्त जो इमारत है उसमें ये आग लगी, लेकिन उसके साथ में इसने कुछ इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की यह घटना, जहां कंस्ट्रक्शन का काम यहां पे चल रहा था और उसी दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया। तो लखनऊ में एक बार फिर, चूंकि पिछले कई दिनों में कई जगह से इस तरह की तस्वीरें और खबरें आई जहां आग ने विकराल रूप ले लिया, इस तस्वीर को देख के भी समझा जा सकता है कि कैसे चंद मिनटों में ही ये आग जो थी वो पूरे इलाके में फैलती जा रही थी और काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। और संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। संजीव जीवा के शरीर के आर पार 6 गोलियां हुई थी, 4 सीने में लगी थी, जबकि 2 गोली सीने से नीचे के हिस्से में लगी थी और मैग्नम रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। जांच जारी है। जौनपुर कनेक्शन तलाश रही है पुलिस। घायल का इलाज जारी है। आरोपी कुछ बोल नहीं रहा। तो जांच जारी है। जौनपुर कनेक्शन इसमें तलाशा जा रहा है। घायलों का इलाज जारी है। जो घायल बच्ची हुई थी उससे मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की थी। तो जो आरोपी है वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गोली मार दी। संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं और कुल 6 गोलियां बताया जा रहा लगी थी, जिसमें 4 सीने में, जबकि 2 गोलियां सीने से नीचे के हिस्से में लगी थी। तो ये 2 तस्वीरें, 2 वारदातें, दोनों वारदातों को अंजाम देने का तरीका एक जैसा था। एक तरफ जहां अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस अभिरक्षा के दौरान, पुलिस अभिरक्षा में, और वो जो हमलावर था पत्रकार बन के आया था। दूसरी तस्वीर कल की है, 6 जून की, जहां यह कल की तस्वीर है जिसमें कोर्ट परिसर के भीतर एक बदमाश की गोली मार के हत्या कर दी गई। जो हमलावर था वो वकील के भेष में आया था। उसके बाद हमलावर को पकड़ लिया गया, यहां भी और वहां भी। तो गैंगस्टरों को कौन खत्म कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस अभिरक्षा के बीच भी इस तरह की जो वारदातें हो रही है वो सुरक्षा पे भी कई सवाल उठा रही है। नीलेश लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है, चूंकि इस वारदात ने कई गंभीर सवाल भी उठा दिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम संजीव जीवा हत्याकांड की बात करें तो महज 54 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी के, पुलिस अभिरक्षा के अंदर तीसरी मौत ये सामने आई। इससे पहले अतीक और अशरफ को अभिरक्षा के अंदर मौत के घाट उतारा गया था। अब संजीव जीवा की बारी थी, कल उनको मौत के घाट उतारा गया। हालांकि आम दिनों की अगर हम बात करें, पेशी पर जब भी संजीव जीवा को लाया जाता था 25 से 30 पुलिसकर्मी और एक बड़ी गाड़ी की सुरक्षा के बीच में संजीव जीवा को पेशी पर लाया जाता था। लेकिन कल की बात करें तो महज 5 से 7 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे थे। ऐसे वहाँ चश्मदीद जिस तरीके से उन्होंने बताया। हालांकि पूरे घटनाक्रम को देखें तो 6 गोलियां संजीव जीवा को मारी गई थी, 4 उनके सीने पर लगी थी और 2 सीने के नीचे लगी थी, जो आर पार हो गई हैं। पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, अतीक और अशरफ हत्याकांड को देखें और संजीव जीवा हत्याकांड को देखें तो दोनों जगहों पर विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड में जहां गिरसाना और जिगाना मेड पिस्टलों का इस्तेमाल हुआ, वहीं अगर हम संजीव जीवा हत्याकांड की बात करें तो अमेरिकन जो
रिवॉल्वर है उसका इस्तेमाल हुआ। हालांकि वो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन रिवॉल्वर की कीमत की बात करें तो 3 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मैग्नम अल्फा नामक ये रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी महंगी है और इसकी एक एक गोली की कीमत 1500 से 2000 के बीच में है। ऐसे में अगर 8 राउंड फायर होता है तो अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। सवाल ये भी उठता है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड में जो 3 शूटर थे उनके पास इतनी महंगी और प्रतिबंधित पिस्टलें कहां से आई। वहीं अगर हम संजीव जीवा की बात करें तो संजीव जीवा के हत्याकांड में आरोपी ने जिस रिवॉल्वर मैग्नम अल्फा का इस्तेमाल किया है वो इतना महंगा रिवॉल्वर है, उसकी कारतूसें इतनी महंगी हैं, इतनी महंगी रिवॉल्वर और कारतूसें उसके पास कहां से आई। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसा गैंग सक्रिय हो गया है जो बड़े बड़े माफियाओं को इस तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। हालांकि इस दौरान देखने को मिला कि 2 सिपाही भी घायल हुए, उनका भी इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। एक बच्ची घायल हुई है जिसके शरीर में अभी भी एक गोली फंसी हुई है। डॉक्टरों की टीम मशक्कत कर रही है कि बच्ची के अंदर फंसी हुई इस गोली को निकाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह बच्ची से मुलाकात करने पहुंचते हैं, चॉकलेट देते हैं, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं कि जल्द वो ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अदालत के अंदर इस तरीके से कोर्ट रूम में अगर संजीव जीवा को गोली से मारकर मौत के घाट उतारा जाता है, उसके बाद अधिवक्ता भी रोष में आ जाते हैं। अधिवक्ताओं ने कई मांगे रखी हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर जितने भी मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं उनको ठीक कराया जाए, पुलिस की जो सुरक्षा है उसको मुस्तैद की जाए, साथ ही साथ कोर्ट परिसर के अंदर आने वाले जो अधिवक्ता हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाए और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाए, तभी उनको अंदर आने दिया जाए, ताकि अधिवक्ताओं के साथ साथ जो अधिवक्ता जिस न्यायालय में पेश होते हैं, जिस न्यायालय में अपराधियों की पेशी होती है, उसके जो न्यायाधीश हैं वो भी सुरक्षित रह सकें। ये तमाम मांगे हैं संजीव जीवा हत्याकांड में। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने महंगे हथियार, इतने कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले अपराधी के पास कहाँ से आई। जो अपराधी संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो महज एक पास्को एक्ट का मुकदमा उसके ऊपर है। उसके बाद 3 महीने वो आजमगढ़ जेल में रहा। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या आजमगढ़ जेल के अंदर संजीव जीवा हत्याकांड का जो आरोपी है विजय, वो किसी अपराधी के संपर्क में है जिसके बाद इतनी बड़ी साजिश रची गई। नीलेश, अभी पुलिस ने इस मामले में क्या आधिकारिक तौर पे कहा कि क्या कोई इसकी कोई रंजिश थी, कोई गैंग वॉर इसमें हुआ है, इसके पास हथियार कहां से आया। सवाल ये भी है इसका आपराधिक बैकग्राउंड क्या कहता है, पिछला इसका अगर हम इतिहास देखें तो क्या ये आपराधिक पृष्ठभूमि का रहा है, क्या इससे पहले भी इसने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया। देखिए, संजीव जीवा का आपराधिक इतिहास जरूर रहा है। पश्चिमी यूपी का सबसे कुख्यात आरोपी माना जाता है संजीव जीवा। मैं जो हमलावर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ नीलेश, जो हमलावर है जिसने इस पे हमला किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो इसने वारदात को अंजाम दिया गया, क्या इसकी कोई रंजिश थी। तो हमलावर की अगर हम बात करें तो महज एक घटना एक ऐसी है। देखिए, हमलावर की अगर हम बात करें तो एक घटना ऐसी है जिसके कारण वो जेल में गया था, जिसके ऊपर पास्को एक्ट लगा था, जिसके बाद वो जेल से छूटा। 3 सालों तक वो मुंबई में रहा। मुंबई में रहकर उसने काम किया, वापस घर लौटता है और घर में बातचीत होती है और घर में महज कुछ बातें ये कहकर निकलता है कि वो लखनऊ जाकर नौकरी करना चाहता है। वो लखनऊ आ जाता है, लखनऊ में नौकरी करता है। इस दौरान उसके साथ क्या होता है, उसके आसपास काम करने वाले लोग भी बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से गुमसुम था। अचानक अगर कल वो घर से निकलता है तो इतनी महंगी रिवॉल्वर उसके पास, मैग्नम अल्फा नाम की रिवॉल्वर उसके पास कहां से आई, कारतूसें कहां से आई और इस तरीके की वारदात को अंजाम उसने क्यों दिया। हालांकि पुलिस ने जब पूछताछ की है तो पूछताछ में उसने बस एक ही चीज कबूली है कि उसको पता नहीं चला कि उसने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्तार अंसारी का सबसे करीबी शूटर बताया जाता है कि संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के बाद सबसे करीबी शूटर मुख्तार अंसारी का था। उसकी इस तरीके से हत्या होती, उसके बाद संजीव जीवा की जो पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि उसको जो है हिरासत में ना लिया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए। मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो इस वारदात ने कई सवाल उठाए और कई सवाल ऐसे जिनका जवाब आना अभी बाकी है। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में किशोरी की हत्या कर दी गई और किशोरी की रेप के बाद हत्या की गई है। मृतका का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां आरोपी भी नाबालिग है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी की उम्र 15 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से सूबे की राजधानी में इस तरह की वारदात हुई है, परिजनों का यह आरोप कि रेप के बाद हत्या की गई है, अपने आप में कई सवाल यह उठा रहा है। और वहीं मृतका की मां से खास बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने। उन्होंने क्या कहा है, किस तरह के आरोप लगाए हैं, उन्हें सुनते हैं।
तकरोही में नाबालिग लड़की के साथ जिस तरीके से जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, मैं उस समय उसी घर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इसी पंखे के सहारे उस नाबालिग लड़की को लटकाया गया था। जघन्य घटना उसके साथ अंजाम दी गई। उसके बाद घर में घुसकर इस पंखे से लटकाया गया था। ये बेड है। उस समय की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि जो नाबालिग बच्ची थी वो जब इस पंखे से लटक रही थी तो आप देख सकते थे कि उस समय के उसके पैर इस बेड पर टिके हुए थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले ही उसको मारा गया है, उसके बाद इस पंखे पर लटकाने की साजिश रची गई है। परिवार के लोग हैं हालांकि बहुत गम में हैं, क्योंकि जिसके घर से इस तरीके से कोई घटना होती है, कोई अचानक से इस तरीके से छोड़कर चला जाता है और इस तरीके की घटना में जाता है जिसकी किसी को अंदेशा ही नहीं था। ये उस नाबालिग बेटी की माँ है। देख सकते हैं कि रो रो कर इनके आंखों से आंसू सूख गए हैं, लेकिन परिवार है, गम में है। परिवार के और रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि जो नाबालिग बेटी है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। ये तस्वीरें लखनऊ के तकरोही इलाके की हैं। हम इनसे बात करेंगे। माता जी, जिस तरीके से घटना हुई, क्या घटना थी? सर, हमारी प्रेस की दुकान है पॉलिटेक्निक पे। सुबह हम 10 बजे गए, मियाँ बीवी दोनों लोग। वहाँ से हम 1:30 बजे निकले। 2 बजे घर पहुँचे। गेट खोला तो लड़का हमें गेट पे ही मिला, तो वो अगौछा डाला था। हम अगौछा पकड़े, उसका थैला था हमारे हाथ में। हम सोचे थैला रख दें तो इसको कायदे से पकड़ें, लेकिन वो पीछे से निकाल के वो लड़का भाग गया, बगल से भाग गया। फिर जो है हमारे बच्चे 2 थे जो इस कमरे में बंद थे, इधर से भी बेलन था, उधर से भी। फिर बच्चे चिल्लाने लगे तो हम बच्चों को खोलें। बच्चे बोले, मम्मी दीदी 1 घंटे से पता नहीं कहाँ हैं, ना बोल रही हैं, आवाज़ दे रहे हैं, ना कहीं दिख रही हैं। तो हम कहें कि जो है जब तुम कमरे में बंद हो तो दिखेंगी कहाँ से। तो फिर हम बगल से मोबाइल मांग के लाए, फ़ोन किए कि सुहानी नहीं दिख रही है। तो ये बोले कि घर ही में देखो कहीं होगी। तो फिर हम जो मोबाइल बात करते ही करते आए, यहाँ दरवाज़ा खोले तो हमारी बेटी लटकी हुई थी। उसके शरीर में इतने दाग थे कि कोई जैसे हथौड़े से या डंडे से मारा है, बहुत सारे दाग थे। और जो है अब उसके शरीर में कुछ जान नहीं बची थी सर। लड़के का क्या नाम है? साहिल नाम है। कहाँ रहता है? फतेहपुरवा में रहता है। पहले से जान पहचान? नहीं सर, पहले से जान पहचान नहीं थी बिल्कुल, लेकिन वो बाइक सर्विस की दुकान किया हुआ है अम्बेडकर चौराहे पे। अक्सर हम लोग उधर ही से निकलते हैं तो अपनी दुकान पे बैठा रहता है, तो जो है हम लोग देखते थे। जब घर में दिखा तो पहचान तो जाएंगे ही। घर में दिखा तो हम पहचान गए हैं। हम कहें तुम तो वहाँ बाइक सर्विस पे बैठे रहे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे हम पकड़े, वो बोला कुछ नहीं, अंगोछा छुड़ा के भाग गया सर, बस और कुछ नहीं। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई नहीं की है सर, कुछ भी कार्रवाई नहीं की। और दबाव डाल रहा है, धमकी दे रहे हैं कि अगर जो है सुलह नहीं करोगे तो जो है लड़के की तरफ से धमकियां आ रही हैं कि हम तुम्हारे परिवार में फिर कुछ और दुर्घटना करेंगे। तो योगी जी लगातार कहते हैं कि हम बेटियों के साथ न्याय करेंगे। योगी जी से क्या मांग? योगी जी से हमारी यही मांग है कि जो है बस उस लड़के को जो है इनकाउंटर कर दें, या फिर जो है उसको फांसी की सज़ा दें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी मोदी जी कहते हैं, तो कैसे बेटी सेफ रहेंगी? जब बेटी घर ही में नहीं सेफ है तो बाहर कैसे सेफ रहेंगी? पढ़ने आदमी नहीं भेजेगा, लिखने नहीं भेजेगा, कि कोचिंग नहीं भेजेगा, कहीं कहाँ नहीं भेजेगा, कहीं काम से नहीं भेजेंगे। अब जिसको बेटियां हैं वो काम से तो भेजेगा ही ना सर। तो फिर जो है कैसे बचाएं? बताइए आप लोग ही, योगी मोदी ही बताएं कैसे बचाएं। कौन सी क्लास में बेटी पढ़ती थी? 11th में पढ़ती थी सर। तो ये पीड़ित परिवार की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक माँ का दर्द है जो ये साफ तौर पे बयां कर रहा है कि कैसे उसकी बेटी के साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। घर के कमरे में बंद करके पंखे से लटकाया गया। आरोपी को हालांकि इन्होंने पकड़ा था, लेकिन वो गमछा छुड़ाकर फरार हो गया है। पुलिस भी और परिवार भी लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रहा है सुलह समझौता के लिए। अगर पीड़ित परिवार के ऊपर जो दबाव बनाने वाले लोग हैं, लड़के पक्ष के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर वो सुलह समझौता नहीं करते हैं तो ऐसे में परिवार के और लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक और राजधानी पुलिस लगातार तमाम बड़े दावे करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वो अपने घरों में सुरक्षित रह सकती हैं, स्कूल सुरक्षित जा सकती हैं, नौकरी सुरक्षित कर सकती हैं। तो उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना किसी घर के अंदर होती है तो उसके जिम्मेदार आखिर कौन है? अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। वीरेंद्र के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां इनामी बदमाश अंकित पंडित ने सरेंडर किया है। 50,000 के इनामी बदमाश अंकित ने सरेंडर किया है। वकील की ड्रेस पहन के कोर्ट में अंकित पंडित ने सरेंडर किया है, यानी वकील की वेशभूषा में पहुंचा और वहां पे आत्मसमर्पण कर दिया है। मुरादनगर में व्यापारी हत्याकांड में वांटेड था अंकित, और व्यापारी मुकेश गोयल की हत्या में यह शामिल था। तो अब किस कदर
बदमाशों में जो खौफ है पुलिस प्रशासन का, कानून का, सिस्टम का, वो दिखाई देने लगा है कि 50,000 का इनामी भी सरेंडर करने पहुंचा। और ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषभ, 50,000 का इनामी जिसने सरेंडर किया, और क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद कोर्ट ने आज 50,000 के इनामी बुधवार संकित ने सरेंडर कर दिया है। एक हत्या के मामले में वो आरोपी था जब से वो फरार चला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा कचहरी में इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद में, कल जैसे लखनऊ में गोलियां चली थी उसके बाद में सभी कचहरियों में सुरक्षा व्यवस्था मौजूद की गई थी। उसके बाद में एक आपराधिक वकील के डेस्क में पहुंचकर वहां सरेंडर कर देता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के मुंह पे तमाचा कहेंगे, और जो मुरादनगर पुलिस है जहां से ये इनामी बदमाश था 50,000 का, वो कहां सोती रही। लेकिन एक सवाल पुलिस पर भी जरूर उठ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी के लिए। तो पिछले कई दिनों में कई चुके एनकाउंटर भी हुए, पुलिस और बदमाशों के बीच में कई एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस ने कई एनकाउंटर किए जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कई बदमाशों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। खबर गोरखपुर से है, जहां गैलेंट सरिया फैक्ट्री है ये, जहां से लोग इससे परेशान हैं और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण गर्मी में जीने को मजबूर हैं लोग। भीषण गर्मी में भी लोग छतों पर नहीं सो पाते। फैक्ट्री का धुआं रात में छत पर फैल जाता है, छतों पर फैल जाता है और कई लोगों को आंखों में जलन हो रही है, आंखों में दिक्कत होने की शिकायत है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मासूम बच्चों को भी प्रदूषण अपनी चपेट में ले रहा है। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और ग्रामीणों की शिकायत पे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। तो सरिया फैक्ट्री के बाद अब यहां सीमेंट फैक्ट्री भी चल रही है और फैक्ट्री प्रबंधन ने बात करने की उनसे कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया यानी वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन यहां जिस तरह की शिकायतें लोगों ने की हैं और जो मामला सामने आया है वो ये बता रहे कि इस फैक्ट्री की संचालक की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। बहुत ज्यादा नहीं। को आम फरता, न कटहर फरता, न बेल फरता, कुछ नहीं फरता। हाँ, बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। हमारी बकरियां सब मर गई, 40 बकरियां। हाँ, 40 बकरी हमारी मर गई इसी फैक्ट्री को। हाँ, फैक्ट्री को वजह से जानवर हमारे बीमार पड़ जा रहे हैं। प्रकार की बीमारी है, सांस फूलता है, दमा आता है, खांसी होती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसके लिए सरकार का भी कुछ सोचा है? हम बैठवा दे रहे हैं फैक्ट्री, एहतियात के लिए कुछ सोचे? बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं। भी तो अधिकृत किया है, जमीनों को भी किया ही है, जमीन का जबरदस्ती किया ही है। जबरदस्ती नहीं किया तो यहाँ लाके फैक्ट्री बैठवा दिया है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खांसी से मर जा रहे हैं कितने। इसके लिए सरकार को क्या कुछ सोच रही है? शाहजहानवा कस्बे के पास स्थित जो फैक्ट्रियां हैं उससे आम जनमानस बेहाल है। खास तौर से गैलेंट सरिया जो छड़ बनाने का काम करती है, उस फैक्ट्री से अगल बगल के कई गांव के लोग बेहद परेशान हैं। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे इन लोगों से आखिरकार किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या रहा। भैया, किस तरह की परेशानी है और क्या? पूर्वा हवा बहता है तो इतना धुआं, वो ठिकाना कचरा आता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। सांस लेने में? हाँ, बच्चे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, कई तरह की बीमारी पनपती है यहाँ की। और सांस लेने में दिक्कत होता है और बच्चे हैं वो, उनको तो बहुत बीमारी हो गया है। हाँ, खास तौर से जब फैक्ट्री स्थापित हुई हाँ, तो पुलिस के लाठी के बल पर स्थापित हुई। हाँ, हाँ, यहाँ के लोगों ने काफी विरोध इसका किया। अरे जमीन जबरदस्ती वो सब उठी कर लिए, कब्जा कर लिए। और जो बीच वाला रास्ता है जबरदस्ती हम लोग उसी घेराबंदी किए तो मार के सब लोग इधर हटा दिए। हाँ। खास तौर से चाचा जी, यहाँ किस तरह की बीमारी बुजुर्गों को पकड़ रही है? अब बीमारी खांसी वोसी वही लेकर के पड़ती है। अब मान लीजिए चिमनी में धुआं निकल रहा है तो कैसा हो जाएगा, झर करके धुआं जब निकलेगा वो तो खाक कर देगा। उसी तरह शरीर को खाक कर दे रहा है धुआं, शरीर को खाक कर दे रहा। बाबू साहब, आप लोग नौजवान हो, युवा हो जी, क्या कभी इसका विरोध नहीं किया? विरोध तो बहुत बार हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पेड़ पौधे और फसल तमाम तरह के नुकसान होंगे। तो तमाम तरह एकदम जानिए धुआं एकदम काला काला पत्ता हुआ, मतलब छत हुआ, आदमी का एकदम काला काला हो जा रहा है एकदम धुआं एकदम। यानी कई तरह की बीमारी, बहुत परेशानी जान लीजिए। अभी आपने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं इनका मानना है
कि कई बीमारियों से हम त्रस्त हैं। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि फेफड़े की बीमारी अधिक हो रही है, क्योंकि जब धुआं नाक के सहारे फेफड़े में जाता है तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। आपको बता दें कि ख़ास तौर से खेत और जो खलिहान है, यहाँ फसल नहीं सही हो पाती है, पेड़ पौधे फसल नहीं दे पाते हैं। इस गैलेंट फैक्ट्री से बेहद लोग परेशान हैं। और इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के साथ मनीष पांडे हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरह के मामले कई जगह से सामने आते हैं। अब ये जो गोरखपुर का मामला है, इसमें लोगों ने कहा कि उनके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, बावजूद इसके यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। कैसे एक्शन होगा? प्रशासन देख के भी आंखें बंद कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है। ये समस्या लगभग एक दशक से है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ के रहने वाले लोगों का कि वो लगातार इन समस्याओं के बारे में अपनी जो वहाँ पे कंप्लेनिंग अथॉरिटीज हैं वहाँ पे कंप्लेन करके कह के थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये वही गैलेंट कंपनी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इसके ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड करी थी। रेड करने के बाद बहुत सारा पैसा मिला था, बहुत सारी इसके जो है ऐसी चीजें मिली थी जिसको लेके जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी हैरान रह गया था। बहुत कम समय में इस ब्रांड ने अपने आप को स्थापित किया और स्थापित करके और बहुत बड़ा बना लिया। आज के डेट में जो तमाम पुल्स बन रहे हैं, जो तमाम ब्रिज बन रहे हैं, वहां पे इम्पैनलमेंट है इन कंपनी का और वहां पे इसकी सरिया और वही तमाम चीजें भेजी जाती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है जो हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे दिखा रहे थे कि वहां पर जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के विकास की कीमत आसपास के लोग किस तरीके से चुका रहे हैं। वहां पर बताया ये जाता है कि जो जब फैक्ट्री चलती है तो उसकी जो चिमनी होती है उसमें धुएं के साथ राख निकलती है, क्योंकि एक व्यवस्था है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरी एक व्यवस्था बना रखी है कि जब प्लांट चलता है तो स्प्रिंकलर के थ्रू तमाम एक तरह से पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे धुएं के साथ राख ना उड़े। बाकायदे उसका ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि ट्रीटमेंट प्लांट से पॉल्यूशन को रोका जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब इन फैक्ट्री में, जैसा कि हमारे स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं, कि इन चीजों की व्यवस्था है या नहीं है। निश्चित रूप से अगर ऐसी व्यवस्थाएं होती तो कम से कम आसपास के ग्रामीण परेशान नहीं होते। अब उनका कहना है कि खेतों में फसल नहीं उग रही है, उनका कहना है पेड़ों में फल नहीं लग रहे हैं, कहना है उनके जानवरों की मौत हो जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी गंभीर समस्या है और उत्तर प्रदेश सरकार को या लखनऊ में बैठे अधिकारियों को एक बार इस पहलू पर भी सोचना चाहिए, इस मामले में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में जहां ये फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री के आसपास जो गांव है, वहां के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि देखिए गोरखपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये फैक्ट्री उससे थोड़ा दूर हटके है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में इसकी शुरुआत की गई थी। और आपने अभी ग्रामीणों की बात सुनी, जैसा कि मैं भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर जबरन जमीन का अधिग्रहण किया गया। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए बाकायदे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम कानून है कि कितनी परिधि में वहां पे आबादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे जो उद्योगपति हैं, ऐसे जो व्यवसायी हैं, इन्हीं सब चीजों से अपना जो खर्चा है वो बचा के और दिन दूने रात चौगुने जो है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, आप बने रहिए मेरे साथ। हरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, मामला तो बहुत गंभीर है, क्यों लापरवाही यहाँ पे की जा रही है? कई लोगों से आपने बात भी की, उन्होंने भी सामने रखा, प्रशासन क्यों आंख बंद करे बैठा है? देखिए, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। खास तौर से जो गैलेंट सरिया है, टीएमटी सरिया है, इनके जो धुएं निकलते हैं अगल बगल के कई गांव को प्रभावित करते हैं। लोगों को फेफड़े की बीमारी, आंख की बीमारी और छोटे मासूम बच्चे तो सांस लेने की तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अभी जब जांच पड़ताल की गई है, गांव में जाकर के लोगों से बात की गई, तो कल ही की बात है कि एक बकरी पालन व्यक्ति किया था, उसको 100 बकरियां में से 40 बकरियां
उस प्रदूषण के कारण मर गई हैं। खासतौर से उन्होंने अपने कैमरे पर भी कहा कि भैया क्या करें, हमारी 40 बकरियां इसके प्रदूषण से मर गई हैं, हम किससे गुहार लगाएं। हम लोग गुहार लगाते हैं तो पुलिस लाठियां भाजती है। तो खास तौर से ये जो गैलेंट सरिया फैक्ट्री है, पहले छड़ बनती थी, अब इसमें सीमेंट बनना भी शुरू हो गया है। हाँ। अब और काले धुएं, काले गर्दे उड़ने शुरू हो गए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या ये टीएमटी सरिया जो ये गैलेंट बन रही है, इसके धुएं से कितने आप लोग प्रभावित हैं? प्रदूषण की वजह से दिक्कत तो हो रहा है। हाँ, किस तरह की दिक्कत हो रही है? कार्बन की वजह से। हाँ, कार्बन की वजह से। हमारे साथ और लोग हैं, किस तरह की परेशानी का सामना आप लोग कर रहे हैं? कार्बन की वजह से सबको परेशानी हो रही है, प्रदूषण आ रहा है, यही सब परेशानी है सबको, पब्लिक को, सब लोग को परेशानी है। किस तरह की बीमारी अधिक होती है? गले से लेके सब चीज बैठता है, उसमें क्या क्या नहीं वो धुएं से बैठता है। इसकी वजह से सीना भी। ठीक है हरेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मनीष यहाँ पे देखिए लोग भी ये बता रहे हैं कि समस्या गंभीर है और इस तरह के जो संचालक हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मुनाफे के चक्कर में नियमों को भी ताक पे रखते हैं। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं आंख बंद कर रहा है और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, एक बार सवाल दोहराएं। हाँ, सवाल ये कि देखिए लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे मामला बहुत गंभीर है, कई तरह की गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हैं, उसके बावजूद सब कुछ देखते हुए चूंकि जो संचालक है अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे। देखिए जाहिर तौर पर ये मामला जो है कहीं ना कहीं प्राथमिकता की है, क्योंकि ये काम जो वहाँ पे जिले में जो अफसर हैं, जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बाकायदे एक डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल, उसका एक अफसर हर जिले में तैनात होता है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे उद्योगपति उन्हें हमेशा तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं, उनके खर्चों का ध्यान देते हैं, लिहाजा वो इनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करते। हाँ। सिर्फ गैलेंट ही नहीं, आसपास आप देखेंगे वहाँ और एक सरिया की फैक्ट्री है, IGCL है, इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड है, बड़ी वहाँ पर एक डिस्टिलरी है। उसकी भी समस्या यही है कि वहाँ से एक पूरी आमी नदी जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो ऐसा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो जिला है, लेकिन उस जिले में भी जो आप अफसरों की सोचिए कि अफसर कितने बड़े कलेजे वाले हैं कि उनके जिले में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की अंधेरगर्दी मची हुई है। बिल्कुल अफसर बोलने वाले नहीं है। अफसर बोलने आज अगर हम ये समस्या उठा रहे हैं तो इसके पीछे एक मकसद भी हमारा है कि उन फैक्ट्रीज के बगल में या इस फैक्ट्री के आसपास जो 2, 4, 5, 10 गांव हैं, वहाँ के जो 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग रह रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, कम से कम उनकी समस्याएं ऊपर तो पहुंचे। बिल्कुल ऊपर पहुंचेंगे, शायद तभी समाधान होगा। चूंकि योगी आदित्यनाथ की नीयत साफ है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हम ब्रेक के उस पार भी तलाशेंगे, चूंकि हरेंद्र गोरखपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार गोरखपुर का रुख करेंगे और हरेंद्र से जानेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।